फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। क्वेश्चन है कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। क्या ये रास बिहारी बोस ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह या फिर खुदीराम बोस? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि रास बिहारी बोस। इन्होंने ये कथन दिया था जिसमें इन्होंने बोला है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अब ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर शौकत अली ने? सो इस क्वेश्चन के आंसर पे चलें इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर आपको बताता हूँ। जब आपने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सुना होगा तो एक चीज़ आपको पता होगी कि 9 अगस्त 1942 यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और उस समय महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? अब इस वाले क्वेश्चन के आंसर पे चलें इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आपने एक बुक के बारे में सुना है, बुक का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। अब ये जो बुक है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये है आपकी सुभाष चंद्र बोस की बुक, और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज़ को मेंशन किया है, वो गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने क्लियरली इस बात को बोला है कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत की जो मुक्ति है वो महात्मा गांधी के लीडरशिप में नहीं होगी। ये इन्होंने लिखा किस बुक में लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपर्युक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर सरदार पटेल को? सो जब हमें आज़ादी मिल गई थी उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ थी जो हिंदुस्तान को उस समय सर्वाइव करवा सकती थी, वो थी आपकी एग्रीकल्चर। सो इसी परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बोला था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वर्ष बम्बई में भारतीय कपड़ा मिल को स्थापित किया गया था या फिर उसकी स्थापना की गई थी? अब ये 1842 में, ये आपका 1845 में, 1850 या फिर 1854? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 1854, 1854। वैसे अगर हम बात करें तो पहली जो सूती वस्त्र की पहली मिल थी ये कब हुई थी? आपकी 1818 में शुरू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में जो उनका फोर्ट ग्लस्टर था उसके पास में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये जो थी ये फेलियर रहा था, इसमें सफलता नहीं मिली थी फाइनली। और सबसे पहला जो सफल आधुनिक कारखाना रहा वो 1854 का रहा, जो कि आपका बम्बई में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम था स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, सो नाम भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 1854 में बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, बॉम्बे। ठीक है, ये इसका नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? अब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, आरसी दत्ता ने दिया था, दादा भाई नौरोजी या फिर गोखले ने?
तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में बॉयज़ स्काउट या फिर बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन, इसका जन्मदाता कौन था? ये चार्ल्स एंड्रूज थे, ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे, रिचर्ड टेम्पल थे, या फिर ये थे आपके वेडन पॉवेल? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? सही आंसर आएगा वेडन पॉवेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इसका। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि स्काउट या फिर बॉयज़ स्काउट, इसका क्या इतिहास रहा है, और जो सिविल गाइड आंदोलन है ये कब और कहाँ स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट हुआ था ये आपका यूनाइटेड किंगडम में। किसने स्टार्ट किया? इनका नाम क्या था? लॉर्ड वेडन पॉवेल, जो हमारा यहाँ पर आंसर है। तो लॉर्ड वेडन पॉवेल, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1907, 1907 में ब्राउन सी द्वीप। ठीक है, ब्राउन सी द्वीप, इस द्वीप में पहली बार जो है एक यहाँ पर इन्होंने स्काउट कैंप लगाया था। उसके बाद 1908 की अगर हम बात करें तो 1908 में इन्होंने, जो वेडन पॉवेल थे, इन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ नाम से एक बुक जो थी वो पब्लिश की थी। और उसके बाद फिर ये आंदोलन यूनाइटेड किंगडम से निकल के पूरे दुनिया में फैल गया। उसी टाइम पर फिर हिंदुस्तान में भी आया, और हिंदुस्तान में 1909 में 1909 में जो है स्काउटिंग वर्ष जो है 1909 का है, हिंदुस्तान में इसको लाया गया। और गाइडिंग वर्ष वो है 1911। ठीक है, तो गाइडिंग वर्ष क्या है? 1911, और स्काउटिंग वर्ष की बात करें तो 1909। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर हम आंसर पे चलें, इससे पहले हम एक बात करते हैं, वो है आपकी एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 1891 का। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये जो एक्ट आया था इसके पीछे जो कारण था वो यही मुकदमा था, रखमाबाई मुकदमा 1884 का। अब ये जो मुकदमा था ये दादाजी भीकाजी बनाम रखमाबाई का मुकदमा था, और इसके जो पूरा मुकदमा चला था ये बम्बई में चला था। और उस टाइम पर इस पूरे मुकदमे को जो मतलब जो जज उस समय थे उनका नाम क्या था? जे पिन्हे। इन्होंने इस मुकदमे को पूरा देखा था। ठीक है, और यहीं से जो है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के लिए रास्ता बना। इस जो एक्ट था इसमें क्लियरली इस बात को बोला गया कि 12 साल से कम आयु की जो लड़कियां हैं इनकी शादी प्रतिबंधित की गई इसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, एक तो आएगा आपका सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट, दूसरा आएगा दाम्पत्य अधिकारियों का प्रतिस्थापन। तो ये दोनों ही यहाँ पर हमारे आंसर होंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ये बात सही है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, ये भी एकदम सही है। अच्छा, कौन से ईयर में किया था, क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? इसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये वाली बात भी सही है। अच्छा, ये जो HSRA था इसमें और कौन कौन मुख्य नेता थे, या फिर किन्होंने इसको लीड किया था, या फिर संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, ये बताइएगा। इसके बाद 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सो अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसका बैकग्राउंड क्या था, तो जो आपको पता होगा कि भाई नवंबर 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसको कांग्रेस ने टोटली बायकॉट किया था, उसका बहिष्कार किया था कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तेज बहादुर सप्रू थे, और आपके BS शास्त्री थे, और MR जयकर थे। इन लोगों का काफ़ी यहाँ पर प्रयास रहा था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन इनके बीच में फाइनली एक समझौता हुआ, और जिसका प्रस्ताव जो था वो बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की उसमें वर्किंग कमेटी में रखा और उसको पारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें ये चीज़ दे रखी है गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, विरोध नहीं हुआ था, इसको पारित किया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं आज के अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे।
और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब क्या क्या कथन है? पहला है आपका 1947 में कांग्रेस दल के ये अध्यक्ष थे। दूसरा है उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। और तीसरा है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? इनकरेक्ट हैं, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। अब अगर एक एक करके हम यहाँ पर बात करें पहले स्टेटमेंट की कि 1947 में कांग्रेस दल के ये अध्यक्ष थे, तो 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके जेबी कृपलानी, ना कि पंडित नेहरू। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि जो संविधान सभा थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ये भी गलत है, क्योंकि जो अस्थाई सदस्य जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो संयुक्त प्रांत में जो पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था आज़ादी से पहले, वो जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल ही नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर डेली आपको क्विज देखने को मिलेगी और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।